आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं। लेखिका मनु भंडारी अपने कॉलेज के दिनों में जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंकारी। यहाँ अहमवादी का अर्थ है घमंडी, अहंकार होना। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग। बचपन की यादें, इंदौर और आजमेर। लेखिका मनु भंडारी का बचपन और पिताजी का स्वभाव। लेखिका मनु भंडारी बताती है कि उनका जन्म तो मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था, लेकिन उनकी अपनी यादें अजमेर के एक 2 मंजिला घर से याद है। ऊपर की मंजिल में उनके पिताजी रहते थे। वहां उनकी किताबें, अखबार और पत्रिकाएं बिखरी रहती थी। वे या तो कुछ पढ़ते थे या बोल बोल कर लिखवाते थे, डिक्टेशन। नीचे की मंजिल में हम सब भाई बहन अपनी माँ के साथ रहते थे। हमारी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वे सुबह से शाम तक हम सब की और पिताजी की बातें मानती थी। अजमेर से पहले उनके पिताजी इंदौर में रहते थे। वहाँ उनकी बहुत इज्जत थी। वे आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लेते थे और समाज सुधार के काम भी करते थे। वे सिर्फ शिक्षा पर भाषण नहीं देते थे, बल्कि कई बच्चों को अपने घर पर रख कर पढ़ाते भी थे। वह उनके अच्छे और खुशहाल दिन थे। उस समय उनकी दरियादिली, दूसरों की मदद करने की आदत की भी बहुत चर्चा होती थी। एक तरफ वे बहुत कोमल और दयालु थे, तो दूसरी तरफ वे बहुत गुस्सैल और अहंकारी भी थे। अजमेर का 2 मंजिला मकान, जिसमें लेखिका अपने परिवार के साथ रहती थी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं की भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर बने रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती, थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे, जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते।
यहाँ भग्नावशेष का अर्थ है खंडर, टूटे फूटे हिस्से, विस्फारित और अधिक फैलना, बढ़ाना। पैराग्राफ का अर्थ, मीनिंग। पिताजी का बदलता स्वभाव। लेखिका मन्नू भंडारी बता रही है कि उन्होंने अपने पिताजी के अच्छे गुणों के बारे में सिर्फ सुना था। जब उन्होंने पिताजी को देखा तब तक तो वे बदल चुके थे। पिताजी को एक बड़ा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें अपना शहर इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा। अजमेर आकर उन्होंने एक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, डिक्शनरी बनाने का अधूरा काम शुरू किया। इस काम से उन्हें बहुत नाम और इज्जत तो मिली, लेकिन पैसा नहीं मिला। पैसे की कमी के कारण उनका स्वभाव और ज़्यादा गुस्सैल और घमंडी हो गया था। वे अपनी आदतें नहीं बदल पाए और अपनी परेशानियों को अपने बच्चों को भी नहीं बताते थे। लेखिका को लगता है कि शायद अपनों के धोखे से उन्हें इतनी गहरी चोट लगी थी कि जो पिताजी पहले सब पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, वे अब बहुत शक्की, सस्पिशियस हो गए थे। इसी शक की वजह से घर के बाकी लोगों को भी उनका गुस्सा सहना पड़ता था। लेखिका के पिता अपने अच्छे और खुशहाल दिन में। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपने किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पैराग्राफ का अर्थ, मीनिंग। बचपन की हीन भावना और उसका प्रभाव। लेखिका मन्नू भंडारी कहती है कि वह अपने पिताजी की कहानी इसलिए नहीं सुना रही है ताकि उनकी बड़ाई कर सके, बल्कि वह यह देखना चाहती है कि पिताजी के कौन से अच्छे और बुरे गुण उनके खुद के स्वभाव में है। लेखिका बताती है कि बचपन में वह दुबली पतली और सांवली थी। उनके पिताजी को गोरा रंग बहुत पसंद था। उनकी एक बहन थी सुशीला, जो उनसे 2 साल बड़ी और बहुत गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी। पिताजी हर बात में मन्नू की तुलना सुशीला से करते थे और उसकी तारीफ करते थे। इस तुलना की वजह से मन्नू के मन में एक हीन भावना, कम महसूस करने की भावना पैदा हो गई। यह भावना इतनी गहरी थी कि आज जब वह एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी है, तब भी उन्हें यह महसूस होता है कि वह कुछ खास नहीं है। जब कोई उनकी तारीफ करता है तो उन्हें बहुत शर्म आती है और वह बहुत असहज महसूस करती है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी सफलता बस एक तुक्का लक है। बचपन की छोटी छोटी बातें हमारे मन पर गहरा असर डाल सकती है। पिताजी का व्यवहार, जो शायद जानबूझकर बुरा नहीं था, उसने लेखिका के मन में एक ऐसी कमी पैदा कर दी जो आज तक उनके साथ है। लेखिका मन्नू भंडारी और उसकी बहन सुशीला बचपन में। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों
विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग। पिताजी का प्रभाव, विरासत और मेरा स्वभाव। इस अंश में लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि पहले उन्हें अपने पिताजी का शक्की स्वभाव, सस्पिशियस नेचर बिल्कुल पसंद नहीं था और लेखिका को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब वह समझती है कि पिताजी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। वह देखती है कि पिताजी को अपने बहुत करीबी लोगों से धोखा मिला था, जिस वजह से वे शक्की, सस्पिशियस हो गए थे। लेखिका को यह एहसास होता है कि वह अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। उनकी आदतें, उनकी सोच और यहाँ तक कि उनकी कुछ बुरी आदतें भी लेखिका के स्वभाव में कहीं ना कहीं मौजूद है। वह कहती है कि हम भले ही सोचें कि हम अपने माता पिता से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका व्यवहार और सोच जाने अनजाने में हमारे अंदर भी घर कर जाती है और हमें हमेशा प्रभावित करती रहती है। समय भले ही हमें बदल दे, लेकिन हम अपनी जड़ों और अपने बड़ों के प्रभाव से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग। माँ की सहनशीलता और त्याग। लेखिका मन्नू भंडारी अपनी माँ के बारे में बताती है। वह कहती है कि उनकी माँ अपने पिताजी से बिल्कुल अलग थी। माँ में धरती जितना धैर्य, पेशेंस और सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट थी। पिताजी माताजी पर बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन माँ सब कुछ शांत होकर सह लेती थी। हम बच्चों की सही गलत हर बात को भी वह अपना फर्ज, ड्यूटी मानकर पूरा करती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, बस हमेशा देती रही। लेखिका और उनके भाई बहन अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, पर लेखिका को यह लगता है कि माँ का इतना ज़्यादा त्याग और उनकी इतनी ज़्यादा सहनशीलता लेखिका के लिए आदर्श, आइडियल नहीं बन सकी। आखिर में वह कहती है कि अब वह अपने पिताजी के बारे में बात करना बंद कर रही है और अपनी कहानी पर लौट रही है। यह हिस्सा माँ के निस्वार्थ प्रेम और सहनशील स्वभाव को दर्शाता है। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ, जो कि एक पारंपरिक ट्रेडिशनल भारतीय महिला थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कब्रों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला
और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। पैराग्राफ का अर्थ, मीनिंग। मेरा बचपन और पड़ोसी संस्कृति। लेखिका मन्नू भंडारी अपने बचपन की यादें बताती है। वह कहती है कि वह अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका लगभग 7 साल की थी और उस समय की हल्की फुल्की याद है। वह और उनसे 2 साल बड़ी बहन सुशीला घर के बड़े आंगन में कई खेल खेलती थी, जैसे सतोलिया, लकड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई और काली टीलो। वे अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों की शादी भी कराती थी। उन्होंने अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंगबाजी और कांच पीसकर मांझा करना आदि भी की, लेकिन उनके भाई ज्यादातर बाहर खेलते थे, जबकि उनकी दुनिया घर की 4 दीवारी अंदर तक ही थी। लेखिका बताती है कि उस जमाने में घर की दीवारें सिर्फ घर तक ही नहीं होती थी, बल्कि पूरा मोहल्ला एक परिवार जैसा था। किसी भी घर में आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। वह कहती है कि आजकल के शहरों में जहां लोग फ्लैटों में रहते हैं, यह पड़ोसी संस्कृति खत्म हो गई है। लोग अकेले रहते हैं, जिससे वे सिकुड़ गए हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं और एक दूसरे से कटे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनका बचपन का समय आज की तुलना में बहुत अच्छा था। लेखिका मन्नू भंडारी और उसकी बहन सुशीला अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए, वे लोग लड़कों के साथ भी खेलती थी। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है। दा साहब उसके प्रमुख पात्र हैं। पैराग्राफ का अर्थ, मीनिंग। मेरे बचपन के पात्र। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनके बचपन का मोहल्ला उनके लिए कितना खास था। वह कहती है कि उनकी शुरुआती 1 दर्जन कहानियों के सारे पात्र, कैरेक्टर उसी मोहल्ले के लोग थे जहां उन्होंने अपना बचपन और जवानी बिताई थी। इन कहानियों में से ज्यादातर पात्र उनके परिवार के सदस्य नहीं थे। लेखिका उन लोगों को देखकर और उनकी बातें सुनकर बड़ी हुई थी। उनकी छाप उनके मन पर इतनी गहरी थी कि जब वह बाद में कहानियां लिख रही थी तो वह सब उन्हें याद आता गया। सालों बाद भी उन्हें उन लोगों के हाव भाव और बातचीत का तरीका अच्छे से याद था। वे सब बिना किसी मेहनत के उनकी कहानियों में आते गए। लेखिका को यह देखकर हैरानी हुई कि एक पात्र दा साहब, जिसे उन्होंने सालों पहले देखा था, वह इतने सालों बाद उनकी कहानी
महाभोज में अचानक कैसे जिंदा हो उठा, अर्थात वे पात्र कैरेक्टर बरसों बाद भी लेखिका के दिमाग में जिंदा थे और उनकी कहानियों में आ गए। यह उनके लिए एक सुखद आश्चर्य था। यह बताता है कि बचपन के अनुभव और आसपास के लोग हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जो जीवन भर हमारे साथ रहती है और हमारी रचनाओं में भी दिखती है। महाभोज मन्नू भंडारी की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है और दा साहब इस कहानी के एक प्रमुख पात्र कैरेक्टर हैं। महाभोज मन्नू भंडारी की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है और दा साहब इस कहानी के एक प्रमुख पात्र कैरेक्टर है। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग, एक नया बचपन। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि कैसे उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उनके परिवार में लड़कियों के शादी के लिए 2 चीजें जरूरी थी, उम्र 16 साल और 10वीं पास। उनकी बड़ी बहन सुशीला ने ये दोनों शर्तें 1944 में 1944 में पूरी कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। उनके दोनों बड़े भाई भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चले गए। अब घर में लेखिका अकेली रह गई। जब भाई बहन चले गए तो लेखिका को पहली बार लगा कि उनकी भी कोई पहचान है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार उन्हीं पर आया। जिस उम्र में लड़कियों को खाना बनाना और घर का काम सिखाया जाता था, उसी उम्र में पिताजी ने मन्नू को रसोई से दूर रहने को कहा। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे, जिसका मतलब है बेकार जगह। वे मानते थे कि वहां रहना अपनी काबिलियत को खराब करना है। उनके घर पर रोज अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग आते थे और खूब बहस करते थे। अपने भाई बहनों के जाने के बाद लेखिका को अपनी पहचान मिली और उनके पिताजी ने उन्हें एक अलग तरह से आगे बढ़ने में मदद की। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसा खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। आक्रांत का अर्थ होता है कष्टग्रस्त। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग, बहस से मिली देश की जानकारी। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनके पिताजी को घर में बैठकर बहस करना बहुत पसंद था। जब भी कोई मेहमान आता था तो उनके बीच देश की राजनीति और हालात पर खूब बातें होती थी। लेखिका जब उन्हें चाय पानी देने जाती थी तो उनके पिताजी उन्हें भी वहीं बैठने और सुनने को कहते थे। वे चाहते थे कि मन्नू भी जाने कि देश में क्या चल रहा है। लेखिका बताती है कि उस समय देश में बहुत हलचल थी, खासकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से।
सारा देश जैसे उबल रहा था। हालांकि उन्हें अलग अलग पार्टियों की नीतियों और उनके आपसी झगड़ों की समझ नहीं थी, लेकिन वह क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों से बहुत प्रभावित थी और उनकी देशभक्ति और कुर्बानियों की कहानियों को सुनकर उनका मन भर जाता था। यह बताता है कि लेखिका के मन में देश के प्रति जागरूकता कैसे पैदा हुई। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। पैराग्राफ का अर्थ, मीनिंग। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, साहित्य की दुनिया में प्रवेश। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि 10वीं कक्षा तक वह घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना सोचे समझे किताबें पढ़ती थी। 1945 में 1945 में जब उन्होंने 10वीं पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में एडमिशन लिया, तो उनकी मुलाकात हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। शीला अग्रवाल ने मन्नू की जिंदगी बदल दी। उन्होंने मन्नू को सिर्फ किताबें पढ़ने की बजाय सोच समझकर अच्छी किताबें चुनना सिखाया। वह मन्नू को खुद किताबें चुनकर देती थी और उन किताबों पर उनके साथ बातें और बहस करती थी। उनकी मदद से मन्नू ने 2 साल के अंदर शरत और प्रेमचंद जैसे लेखकों के साथ साथ जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल और भगवती चरण वर्मा जैसे बड़े लेखकों को भी पढ़ा। इस तरह शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी को सही मायने में साहित्य की दुनिया से परिचित करवाया। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। पैराग्राफ का अर्थ, मीनिंग। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, साहित्य की दुनिया में प्रवेश और साहित्य के नए विचार। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि कैसे कॉलेज में वह अलग अलग लेखकों की किताब पढ़कर अपनी सोच को बदल रही थी। उन्हें जैनेन्द्र जी की कहानियां बहुत पसंद आई क्योंकि उनकी भाषा सरल थी। उनका उपन्यास सुनीता उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी भी पढ़ा, लेकिन उस समय उन्हें वह समझ नहीं आया। कुछ साल बाद जब उन्होंने नदी के द्वीप पढ़ा तो उन्हें बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने शेखर एक जीवनी दोबारा पढ़ा और इस बार वह उसे थोड़ा समझ पाई। लेखिका बताती है कि उस समय समाज में पाप पुण्य और सही गलत के पुराने विचारों पर लोग सवाल उठा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जैनेन्द्र का त्याग पत्र और भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा जैसे उपन्यास पढ़े। वे अपनी टीचर शीला अग्रवाल के साथ
इन किताबों पर लंबी लंबी बहसें करती थी और जितना समझ सकती थी उतना समझने की कोशिश करती थी। यह बताता है कि लेखिका सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रही थी, बल्कि वह समाज के पुराने नियमों को नए विचारों से समझने की कोशिश कर रही थी। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पैराग्राफ का अर्थ, मीनिंग। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, घर से बाहर का जीवन। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। पिताजी ने लेखिका को घर में बैठकर देश के बारे में जानना सिखाया था, लेकिन शीला अग्रवाल ने उन्हें केवल जानने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने मन्नू को घर से बाहर निकालकर देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना सिखाया। यह बात 1946-1947 की है। 1946-1947 जब देश में बहुत उथल पुथल थी। हर शहर में लोग प्रभात फेरियां निकालते थे, हड़तालें करते थे और जुलूस निकालते थे। हर युवा व्यक्ति पूरे जोश के साथ इन सब में शामिल होना चाहता था और इनमें लेखिका भी एक थी। शीला अग्रवाल की बातों ने लेखिका के अंदर ऐसा जोश भर दिया था कि उनके शरीर का खून भी उबलने लगा था। इस वजह से एक तरफ शहर में तूफान मचा हुआ था और दूसरी तरफ लेखिका के घर के अंदर भी एक तरह का तूफान चल रहा था, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि घर की लड़कियां बाहर निकले। शीला अग्रवाल के कहने पर लेखिका ने घर के बाहर निकलकर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू किया और उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। लेखिका मन्नू भंडारी अपनी महिला टीचर शीला अग्रवाल के साथ किताबों पर बहस और बातें करते हुए। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। राजेंद्र यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार एवं हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया है। पैराग्राफ का अर्थ, मीनिंग। आज़ादी की लड़ाई, पिताजी का गुस्सा और लेखिका का विद्रोह। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनके पिताजी चाहते थे कि वह केवल घर में मेहमानों के साथ बैठकर देश की बातें जाने, लेकिन वह इससे आगे बढ़ गई। मन्नू जुलूसों में हिस्सा लेती थी, नारे लगाती थी, हड़तालें करवाती थी और लड़कों के साथ साथ वह इन सभी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और सड़कों पर निकलती थी। पिताजी को मन्नू का यह आधुनिक मॉडर्न व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्हें यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा था। लेखिका को भी किसी की दी हुई आज़ादी के अंदर रहना पसंद नहीं था,
यानी कि पिताजी के अनुसार घर के अंदर रहना। लेखिका ने यह बात तभी जानी कि जब शरीर में खून की जगह जोश और गुस्सा हो तो सारे डर और रोक टोक खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से उनका और पिताजी के बीच विरोध शुरू हो गया और यह विरोध तब तक चलता रहा जब तक उनकी शादी राजेंद्र से नहीं हुई। लेखिका ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने पिताजी के साथ भी संघर्ष किया। पिताजी को लेखिका मन्नू भंडारी का बाहर जाकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना पसंद नहीं था और लेखिका मन्नू भंडारी इसका विरोध करते हुए यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं 2-1 बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भनाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। वर्चस्व का अर्थ होता है दबदबा। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग, पिताजी का गौरव और मेरी गतिविधियां। लेखिका मनु भंडारी बताती है कि उनके पिताजी को नाम और सम्मान पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति कुछ खास काम करे जिससे समाज में उसका नाम हो और लोग उसकी इज्जत करें। इसी वजह से मन्नू 2-1 बार अपने पिताजी के गुस्से से बच गई थी। एक बार उनके कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को चिट्ठी लिखी कि वे आकर मिले और बताएं कि मन्नू के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। चिट्ठी पढ़ते ही पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, यह लड़की मेरा सिर नीचा करवा देगी। 4 बच्चे पहले भी पढ़े हैं, किसी ने ऐसा नहीं किया। वह गुस्से में कॉलेज गए। लेखिका को लगा कि वापस आकर पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए वह अपनी एक सहेली के घर जाकर बैठ गई। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जब पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए तब उन्हें बुला लें। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि पिताजी तो बहुत खुश है, तो लेखिका को विश्वास नहीं हुआ। वह डरते डरते घर गई। यह बताता है कि पिताजी का नाम और सम्मान पाने का शौक उनके गुस्से से भी ज्यादा था। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा? सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर।
पर यह हकीकत थी। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग, पिताजी का गौरव। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनके पिताजी जब कॉलेज से वापस आए तो वे बहुत खुश थे। उन्होंने लेखिका को बताया कि कॉलेज की प्रिंसिपल उनसे बहुत परेशान थी। प्रिंसिपल ने पिताजी से कहा कि आपकी बेटी मन्नू पूरे कॉलेज की लड़कियों पर रौब चलाती है, और उन्होंने यह भी कहा पूरा कॉलेज इन 3 लड़कियों मन्नू और उनकी सहेलियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल ने पिताजी से कहा कि वे मन्नू को घर पर बिठा लें, क्योंकि जब भी वह इशारा करती है तो सारी लड़कियां क्लास छोड़कर बाहर आ जाती है और नारे लगाने लगती है। इससे क्लास चलाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन लड़कियों की वजह से कॉलेज चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। यह सब सुनकर जो पिताजी पहले बहुत गुस्सा थे और शर्म महसूस कर रहे थे, अब बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि यह तो पूरे देश की आवाज़ है और इसे कोई रोक नहीं सकता। यह सब सुनकर लेखिका को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ, पर यह सच था। उनके पिताजी अपनी बेटी के नाम और काम से बहुत खुश थे। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग, मित्र की शिकायत और पिताजी का गुस्सा। यह उस समय की बात है जब आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था। सभी स्कूल, कॉलेज और दुकानों के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया था। मन्नू और दूसरे विद्यार्थी एक बड़े समूह में जाकर जो लोग हड़ताल नहीं कर रहे थे उनसे भी हड़ताल करने को कह रहे थे। शाम को अजमेर शहर के सभी विद्यार्थी मुख्य बाजार में इकट्ठा हुए और वहां भाषण दिए। उसी समय पिताजी का एक पुराने ख्यालों वाला दोस्त घर आया। उसने पिताजी को खूब भला बुरा कहा। उसने कहा, आपकी बेटी मन्नू की तो अकल मारी गई है। वह लड़कों के साथ मिलकर हड़ताल कर रही है और हंगामा मचा रही है। क्या हमारे घरों की लड़कियों को ऐसा करना शोभा देता है? क्या आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? वह दोस्त तो आग लगाकर चला गया, लेकिन पिताजी दिन भर बहुत गुस्से में रहे। उन्होंने कहा, अब बस यही देखना रह गया है कि लोग घर आकर मेरी बेइज्जती करें। अब मन्नू का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने
दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग। डॉक्टर अंबालाल जी द्वारा सच्ची तारीफ और पिताजी का बदलता मन। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि जब वह शाम को घर लौटी तो पिताजी के एक बहुत ही करीबी दोस्त डॉक्टर अंबालाल जी घर पर बैठे थे। डॉक्टर अंबालाल जी अजमेर के बहुत ही इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति थे। मन्नू को देखते ही उन्होंने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, आओ आओ मन्नू, मैं तो तुम्हारा चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा या मुख्य चौक पर भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने आ गया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर सच में गर्व है। उन्होंने पिताजी से कहा, भंडारी जी आप घर में क्यों बैठे रहते हैं, बाहर निकला भी कीजिए। यू हैव मिस्ड समथिंग, आपने कुछ खो दिया है। डॉक्टर अंबालाल जी लगातार मन्नू की तारीफ करते गए और पिताजी का चेहरा जो पहले गुस्से में था धीरे धीरे गर्व से चमकने लगा। जब मन्नू अंदर गई तो माँ ने उसे दोपहर में हुए पिताजी के गुस्से के बारे में बताया। यह सुनकर मन्नू ने चैन की सांस ली। उसे समझ आ गया कि पिताजी का गुस्सा अब खत्म हो गया था। यह बताता है कि कैसे किसी की बाहरी तारीफ पिताजी के मन को बदल सकती थी और उनका गुस्सा भी उनके सम्मान की भावना के आगे कुछ नहीं था। पिताजी सम्मान को बहुत महत्व देते थे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे, एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग। पिताजी के अंतर विरोध, दो विरोधी बातें एक साथ मौजूद होना। लेखिका मन्नू भंडारी यह सोचती है कि जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें समझ आता है कि उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। वह यह भी सोचती है कि उनका भाषण शायद उतना अच्छा नहीं रहा होगा। लेखिका को लगता है कि हो सकता है कि डॉक्टर अंबालाल जी का उनके प्रति प्यार ही उनकी तारीफ बनकर आया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि 50 साल पहले अजमेर जैसे छोटे शहर में एक लड़की का इतनी भीड़ के सामने बिना किसी डर के लगातार बोलना ही डॉक्टर अंबालाल जी की तारीफ का कारण था। फिर लेखिका अपने पिताजी के बारे में सोचती है। वह कहती है कि पिताजी बहुत तरह के अंतर विरोधी बातों के बीच जीते थे। एक तरफ वह चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत खास विशिष्ट बने, दूसरी तरफ वह समाज में अपनी छवि इमेज को लेकर बहुत सावधान रहते थे। लेखिका यह सवाल पूछती है कि क्या यह मुमकिन है? क्या पिताजी को यह एहसास नहीं था कि उनकी ये दोनों इच्छाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है? यह लेखिका के मन में अपने पिताजी के स्वभाव को लेकर उठने वाले सवालों को दिखाता है। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी
पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। निषिद्ध का अर्थ होता है जिस पर रोक लगाई गई हो। पैराग्राफ का अर्थ मीनिंग, एक छोटी जीत, एक बड़ी खुशी, भारत की आज़ादी। इस अंश में लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि मई 1947 में, मई 1947 में उनके कॉलेज वालों ने उनकी टीचर शीला अग्रवाल को एक नोटिस दिया। कॉलेज ने उन पर लड़कियों को भड़काने और कॉलेज के नियम तोड़ने का आरोप लगाया। कॉलेज को डर था कि इस बात पर हंगामा होगा, इसलिए उन्होंने जुलाई में तीसरी साल की क्लासेस बंद कर दी। मनु और उनकी 2-3 सहेलियों को भी कॉलेज में घुसने से मना कर दिया गया, लेकिन उन सब ने कॉलेज के बाहर इतना हंगामा किया कि अगस्त में कॉलेज वालों को मजबूर होकर फिर से क्लासें खोलनी पड़ी। यह उन सब की जीत थी, लेकिन उनकी यह छोटी सी जीत एक बहुत बड़ी और लंबे से इंतजार की जा रही खुशी के सामने फीकी पड़ गई। वह बहुत बड़ी खुशी थी 15 अगस्त 1947 का दिन, जब हमारे देश को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 यह पूरी सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कहानी का संदेश, मैसेज। इस कहानी का संदेश यह है कि हर व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर उसके माता पिता, गुरु और बचपन के माहौल का गहरा असर पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने मन की बातें सुननी चाहिए और सही के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे लेखिका ने किया। एक कहानी यह भी का सरल परिचय, इंट्रोडक्शन। यह पाठ लेखिका मन्नू भंडारी की आत्मकथा का एक हिस्सा है, जिसमें वह अपने बचपन और किशोरावस्था के दिनों का वर्णन करती है। यह पाठ हमें उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत और उनके व्यक्तित्व के निर्माण के बारे में बताता है। मुख्य बातें। नंबर 1, पिता का प्रभाव। लेखिका के पिता एक बहुत ही प्रतिष्ठित और क्रोधी व्यक्ति थे। वे एक और तो अपनी बेटी को घर में होने वाली देशभक्ति की चर्चाओं में शामिल करते थे, जिससे उनमें राष्ट्र के प्रति जागरूकता पैदा हुई। दूसरी ओर वे अपने सामाजिक जीवन और बाहर निकलने पर बहुत पाबंदियां लगाते थे, जिससे उनके व्यक्तित्व में विद्रोह की भावना भी पनपी। नंबर 2, शिक्षिका शीला अग्रवाल का योगदान। यह पाठ बताता है कि लेखिका की हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मन्नू भंडारी को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें घर की चारदीवारी से निकालकर सड़कों पर होने वाले आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी वजह से मन्नू भंडारी को एक प्रसिद्ध लेखिका बनने की प्रेरणा मिली। नंबर 3, स्वतंत्रता आंदोलन और मन्नू भंडारी। यह पाठ उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल का भी एक चित्र प्रस्तुत करता है। मन्नू भंडारी ने अपने शहर अजमेर में कॉलेज के दिनों में छात्रों के साथ मिलकर सड़कों पर जुलूस निकाले और नारे लगाए। इन अनुभवों ने उन्हें समाज और राजनीति को गहराई से समझने का अवसर दिया। पाठ का सार, समरी। यह पाठ हमें दिखाता है कि किस तरह एक विद्रोही और साहसी लड़की अपने पिता के विरोधाभासी व्यवहार और अपनी शिक्षिका के सहयोग से एक महान लेखिका बनती है। यह पाठ केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस समय के समाज और स्वतंत्रता आंदोलन का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, डॉक्यूमेंट है। इस पाठ में पिता और बेटी के रिश्ते या हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह कहानी मन्नू भंडारी नाम की एक लेखिका के बचपन की है।
इसमें वह बताती है कि कैसे वह एक साधारण लड़की से एक प्रसिद्ध लेखिका बनी। कहानी के मुख्य किरदार। नंबर 1, मन्नू भंडारी लेखिका। कहानी की मुख्य किरदार जो बचपन में बहुत शरारती और बहादुर थी। नंबर 2, पिताजी। उनके पिताजी बहुत सख्त थे, लेकिन वे मन्नू को देश विदेश की खबरों के बारे में बताते थे। नंबर 3, शीला अग्रवाल। मन्नू की महिला टीचर जिन्होंने उन्हें घर से बाहर निकलकर आज़ादी की आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कहानी की खास बातें। नंबर 1, घर और बाहर। मन्नू के पिताजी चाहते थे कि वह घर में रहे और पढ़े, पर शीला अग्रवाल ने उन्हें बाहर की दुनिया और देश की लड़ाई से जोड़ा। नंबर 2, आज़ादी की लड़ाई। यह कहानी 1946-1947, 1946-1947 के समय की है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। मन्नू ने भी उस समय जुलूसों में भाग लिया और नारे लगाए। नंबर 3, बहादुर लड़की। मन्नू ने अपने पिताजी से डरकर चुपचाप घर में बैठना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपने मन की बात सुनी और एक बहादुर लड़की की तरह देश की लड़ाई में हिस्सा लिया। इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी मुख्य पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।